हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय डियर स्टूडेंट, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को टी.एच. ग्रीन के स्वतंत्रता एवं अधिकार संबंधी विचारों से अवगत कराया। आज मैं आप लोगों को ग्रीन के संप्रभुता संबंधी विचार से अवगत कराऊंगा। तो आइए चलते हैं टी.एच. ग्रीन की तरफ। जैसा कि मैं आप लोगों को बीए द्वितीय वर्ष 4th सेमेस्टर से पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन पढ़ा रहा हूं और पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत आपके पेपर से यूनिट 6 टी.एच. ग्रीन पढ़ा रहा हूं। तो आइए चलते हैं ग्रीन के संप्रभुता संबंधी सिद्धांत की तरफ। जैसा कि हम लोग संप्रभुता के बारे में जान चुके हैं, विभिन्न विचारकों के संप्रभुता संबंधी धारणा को पढ़ चुके हैं, तो ग्रीन अपनी संप्रभुता की धारणा कोई अलग से नहीं देता है, बल्कि वह ऑस्टिन और रूसो की संप्रभुता संबंधी धारणा को मिलाकर अपना सिद्धांत प्रस्तुत करता है। जैसा कि ग्रीन अधिकारों के अस्तित्व और व्यवहार के लिए राज्य को अनिवार्य मानता है। वह राज्य को बहुत ही अनिवार्य मानता है। वह कहता है कि राज्य आवश्यक है, क्योंकि राज्य ही अधिकारों की रक्षा करता है और राज्य ही अधिकारों की सुरक्षा करता है और राज्य के द्वारा ही अधिकारों का क्रियान्वयन किया जाता है। और तो वह कहता है कि जिस शक्ति के द्वारा अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है, वही संप्रभुता है। यानी कि राज्य में जो शक्ति होती है और इस शक्ति के द्वारा व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की जाती है, व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा की जाती है, तो इसी शक्ति को वह नाम देता है संप्रभुता। इसी शक्ति को वह संप्रभुता कहता है। टी.एच. ग्रीन के पूर्व संप्रभुता की दो धारणाएं प्रचलित थीं। पहली धारणा है ऑस्टिन की और दूसरी धारणा है रूसो की। ऑस्टिन संप्रभुता को एक व्यक्ति में निश्चित मानता है, एक व्यक्ति में निहित मानता है। ऑस्टिन कहता है कि यदि किसी बहुसंख्यक समाज में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आज्ञाओं का पालन बहुसंख्यक समाज आदतन करता है और वह निश्चित व्यक्ति किसी की आज्ञा पालन का आदी नहीं है या किसी से नियंत्रित नहीं है, तो उस बहुसंख्यक समाज में वह जो निश्चित व्यक्ति है वही क्या है? संप्रभु है। यह जो निश्चित व्यक्ति है यह संप्रभु है। तो इस तरह से ऑस्टिन संप्रभुता को एक व्यक्ति में निहित मानता है या एक संस्था में निहित मानता है। यानी कि ऑस्टिन संप्रभुता की एकत्ववादी धारणा का प्रतिपादन करता है। वहीं रूसो संप्रभुता को सामान्य इच्छा में निहित माना है। रूसो सामान्य इच्छा में निहित मानता है और रूसो के अनुसार संप्रभुता जो होती है जनता में निहित होती है। यानी कि सामान्य इच्छा किसकी होती है? जनता की होती है, और जो सामान्य इच्छा होती है जनता में निहित होती है, अतः जनता संप्रभु होती है। तो रूसो इस तरह से लोकप्रिय संप्रभुता का प्रतिपादन करता है। ग्रीन इन दोनों धारणाओं को एक दूसरे के पूरक मानता है और दोनों में समन्वय स्थापित करके अपनी संप्रभुता की धारणा की व्याख्या करता है। रूसो द्वारा प्रतिपादित सामान्य इच्छा के सिद्धांत का विश्लेषण करते हुए ग्रीन कहता है कि समाज की सामूहिक नैतिक चेतना अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार करती है। समाज की सामूहिक चेतना अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार करती है। अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार करती है। कौन स्वीकार करता है? समाज। और समाज का कोई एक व्यक्ति नहीं करता है, बल्कि समस्त समाज करता है। सामूहिक चेतना अधिकारों के अस्तित्व को स्वीकार करती है और इन्हीं अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वशक्तिमान राज्य का उदय होता है। यानी कि जो अधिकार होता है इसी की रक्षा के लिए किसका उदय होता है? सर्वशक्तिमान राज्य का उदय होता है। अतः इससे सिद्ध होता है कि राज्य का अस्तित्व सामान्य हित की अभिव्यक्ति करने वाली सामान्य इच्छा में निहित है। राज्य का अस्तित्व कहाँ है? सामान्य इच्छा में निहित है। अर्थात राज्य की संप्रभुता का आधार सामान्य इच्छा है। राज्य की संप्रभुता का आधार क्या है? सामान्य इच्छा है। सामान्य इच्छा के द्वारा ही संप्रभुता का निर्माण होता है। ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का अनुसरण करते हुए ग्रीन कहता है कि यदि कानून वास्तविक दृष्टि से कानून है, तो उसको वास्तविक विधि निर्माता और सामाजिक मान्यता प्राप्त शासन के किसी भी अंग द्वारा क्रियान्वित किया जा सकता है। इस तरह से ऑस्टिन के संप्रभुता के सिद्धांत को इस आधार पर स्वीकार कर लेता है कि पूर्ण रूप से
कि एक पूर्ण रूप से विकसित समाज में कोई निश्चित मानव समूह होना चाहिए, यानी कि पूर्ण रूप से विकसित समाज में कोई एक मानव समूह होना चाहिए, एक निश्चित व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास अंततः कानून निर्माण करने की शक्ति होनी चाहिए और कानून को क्रियान्वित करने की शक्ति भी होनी चाहिए, और इस शक्ति पर इस शक्ति के ऊपर कोई वैधानिक नियंत्रण स्थापित न हो, यानी कि यह शक्ति जो है या यह संप्रभु जो है किसी अन्य शक्ति के अधीन न हो। तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति या वह संस्था संप्रभु हो जाती है। तो इस तरह से ग्रीन की संप्रभुता का अर्थ है सामान्य हित पर आधारित ऐसी सर्वोच्च शक्ति, सामान्य हित पर आधारित ऐसी सर्वोच्च शक्ति, सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए, सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए जो सामान्य हित पे आधारित हो, यह सामान्य हित पे आधारित हो, सामान्य हित पर आधारित हो। तो इस तरह से ग्रीन की संप्रभुता का अर्थ क्या है कि सामान्य हित पर आधारित ऐसी सर्वोच्च नैतिक शक्ति जो सामाजिक मान्यता प्राप्त किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है, जो किसी एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है और जिसे सामाजिक हित में मानकर सभी लोगों के द्वारा उसके आदेशों का पालन किया जाता है। यानी कि यह जो सर्वोच्च शक्ति होती है इसको समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, समाज के सारे लोग इस सर्वोच्च शक्ति को स्वीकार करते हैं और सर्वोच्च शक्ति जो आदेश देता है उस आदेशों को समस्त जनता के द्वारा पालन किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में यह सर्वोच्च शक्ति जो होती है वह संप्रभुता होती है। ग्रीन इसे सार्वभौम बुद्धिमत्तापूर्ण इच्छा कहता है। ग्रीन इसको क्या कहता है? सार्वभौम, सार्वभौम बुद्धिमत्ता, बुद्धिमत्ता पूर्ण इच्छा। ग्रीन इसको सार्वभौम बुद्धिमत्ता पूर्ण इच्छा कहता है, यानी कि सार्वभौम जो सबकी हो, बुद्धिमत्ता पूर्ण मतलब विवेक पर आधारित हो, इच्छा जो विवेक पर आधारित इच्छा हो, सबकी विवेक पर आधारित इच्छा, यानी कि पूरे समाज की विवेक पर आधारित इच्छा है। तो ग्रीन ऑस्टिन की इस मान्यता से अपनी असहमति प्रकट करता है कि राजकीय शक्ति के दंड के भय से जनता संप्रभुता के आदेशों का पालन करती है। यानी कि ग्रीन, जैसा कि ऑस्टिन कहता है कि जो जनता होती है वह राजकीय आदेशों के भय से कानून का पालन करती है, ग्रीन यहाँ ऑस्टिन का विरोध करता है। यद्यपि ग्रीन मानता है कि संप्रभुता राज की सर्वोच्च बाध्यकारी शक्ति है जो व्यक्ति के अधिकारों और कर्तव्यों को क्रियान्वित करता है और जो अधिकारों को मानने से इनकार करता है, उनके उपभोग में बाधाएं उपस्थित करता है, उनको दंडित करता है। यानी कि जो संप्रभुता जो होती है राज की सर्वोच्च और बाध्यकारी शक्ति होती है और जो व्यक्तियों के अधिकारों और कर्तव्यों को क्रियान्वित करती है। जो व्यक्ति इन अधिकारों को मानने से इनकार करता है उनके अधिकारों में यह राज्य जो है बाधाएं उत्पन्न करता है, बाधाएं उपस्थित करता है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि राज्य के आदेशों का पालन बाध्यकारी शक्ति के भय से सर्वसाधारण करता है। यह उचित नहीं है कि राज्य का आधार शक्ति हो, राज्य का आधार शक्ति कदापि नहीं हो सकता है, राज्य का आधार शक्ति कदापि नहीं हो सकता है। लोग राज्य के आदेशों का पालन शक्ति के भय से नहीं, शक्ति के डर से नहीं या डर से नहीं करते हैं। लोग राज्य के आदेशों का पालन या संप्रभुता के आदेशों का पालन डर के कारण नहीं करते हैं या शक्ति के डर के कारण नहीं करते हैं, बल्कि वह अपनी इच्छा से करते हैं, ग्रीन कहता है कि नागरिकों के द्वारा राज्य के आदेशों का पालन करने का मुख्य कारण दंड का भय नहीं है, बल्कि उनका यह विश्वास है कि ये आदेश उनके हित में दिए गए हैं और इसलिए इनका पालन उनके सामान्य हित को सिद्ध करने वाला है। ग्रीन कहता है कि यदि राज्य अपनी आज्ञाओं का पालन कराने के लिए निरंतर शक्ति का आश्रय लेता है तो यह समझना चाहिए कि राज्य जनता के हृदय पर अपना अधिकार खो दिया है, जनता के हृदय पर से अपना अधिकार खो दिया है और उस राज्य का अंत निकट है। यानी कि यदि लोग राज्य के आदेशों का पालन डर के कारण करते हैं, शक्ति के डर के कारण करते हैं, सत्ता के भय के द्वारा करते हैं या सत्ता के दबाव से करते हैं, तो राज्य ने लोगों के हृदय पर अपना अधिकार खो दिया है। तो यह समझना चाहिए कि राज्य का अंत निकट आ गया है। ग्रीन कहता है कि हमें संप्रभु को बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग करने वाली एक अमूर्त चीज समझना चाहिए।
ग्रीन कहता है कि हमें संप्रभु को बाध्यकारी शक्ति का प्रयोग करने वाली एक अमूर्त चीज नहीं समझना चाहिए, वरन राजनीतिक समाज की संस्थाओं की संपूर्ण जटिलता के संबंध में ही उस पर विचार किया जाना चाहिए। वह उसका पोषक है, वह उनका पोषक है, और इस प्रकार सामान्य इच्छा जो है वह अभिकर्ता है। सामान्य इच्छा ही अभिकर्ता है। इसीलिए ग्रीन कहता है कि राज का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। ग्रीन क्या कहता है कि राज का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। ग्रीन कहता है कि राज का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। लोग राज्य के कानूनों का पालन डर बस नहीं करते हैं, शक्ति के कारण नहीं करते हैं, शक्ति के डर से नहीं करते हैं, दबाव से नहीं करते हैं, बल्कि अपनी इच्छा से करते हैं। और राज्य का जो निर्माण होता है वह लोगों की इच्छा से होता है। सभी लोग चाहते हैं कि राज्य में एक ऐसी संस्था हो जो सबको नियंत्रित कर सके, समन्वित कर सके, सबके अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा कर सके। इसलिए सभी लोग उस राज्य के आदेशों का पालन करते हैं। तो इस तरह से राज्य का आधार शक्ति नहीं वरन इच्छा है। आइए अब हम देखते हैं ग्रीन के सामान्य इच्छा संबंधी विचार को। ग्रीन ने सामान्य इच्छा के बारे में क्या कहा है। जैसा ग्रीन का पूरा सिद्धांत सामान्य इच्छा पर ही आधारित है। ग्रीन कहता है कि सामान्य हित की चेतना समाज को जन्म देती है। सामान्य हित की चेतना, सामान्य हित की चेतना किसको जन्म देती है? राज्य को जन्म देती है। वह कहता है कि ग्रीन कहता है कि सामान्य हित की चेतना राज्य को जन्म देती है, और यही सामान्य हित की चेतना ही यही क्या है? सामान्य इच्छा है। सामान्य इच्छा है, यही सामान्य इच्छा है, सामान्य हित की चेतना। सामान्य हित की चेतना क्या होती है? जैसे कि सभी लोग चाहते हैं कि इस राज्य में कानून बना रहे, शांति बना रहे, सबके अधिकारों की रक्षा हो, सबके स्वतंत्रता की रक्षा हो, यानी कि एक जैसे सबके विचार हो जाते हैं, तो यह सामान्य इच्छा हो जाती है। तो ग्रीन कहता है कि यह सामान्य हित की सामान्य चेतना ही सामान्य इच्छा है, जो व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य को जन्म देती है, जो व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य को जन्म देती है, और उस अधिकार और कर्तव्य की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राज्य का जन्म होता है। उस कर्तव्य और अधिकार को बनाए रखने के लिए राज्य का जन्म होता है, ताकि सभी लोग बिना किसी व्यवधान के अपने कर्तव्यों और अपने अधिकारों का उपभोग कर सकें। यानी कि हम अपने अधिकारों का उपभोग कर सकें, अपने कर्तव्यों का उपभोग सकें। हमारे अधिकार और अपने कर्तव्यों का पालन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो, इस बाधाओं को दूर कौन करता है? राज्य के द्वारा किया जाता है। तो ग्रीन संविधावादियों के विरुद्ध यह मानता है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं है। जैसा कि संविधावादी विचारक जो होते हैं, समझौतावादी विचारक होते हैं, वह ये मानते हैं कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, इसको व्यक्तियों ने बनाया है। लेकिन ग्रीन मानता है कि राज्य एक कृत्रिम संस्था नहीं है, बल्कि स्वाभाविक संस्था है, और सामान्य इच्छा पर आधारित सामान्य हित की प्राप्ति का एक अनिवार्य साधन है। यह सामान्य इच्छा पर आधारित है, और सामान्य इच्छा पर आधारित सामान्य हित की प्राप्ति के लिए एक साधन है। ग्रीन दो प्रकार की इच्छाओं की बात करता है। एक स्वार्थपूर्ण इच्छा, पहली है स्वार्थपूर्ण इच्छा, और दूसरी है सदिच्छा। सदिच्छा यानी कि यथार्थ इच्छा, इसको इसे रियल विल कहा जाता है, और इसको एक्चुअल विल कहा जाता है। एक्चुअल विल कहा जाता है। स्वार्थपूर्ण इच्छा और सद इच्छा, या इसको यथार्थ इच्छा भी कहते हैं, यथार्थ इच्छा भी कहते हैं। तो ग्रीन मनुष्यों में दो प्रकार की इच्छाओं की बात करता है। वह कहता है कि मनुष्यों में दो प्रकार की इच्छा होती है, एक स्वार्थपूर्ण इच्छा होती है, एक सद इच्छा होती है। जो स्वार्थपूर्ण इच्छा होती है वह मनुष्यों की स्व से संबंधित होती है, जैसे खाना पीना सोना, यानी कि मनुष्य जो अपना निजी कार्य करता है, और जिन इच्छाओं से किसी दूसरे का कोई संबंध नहीं होता है, या दूसरे के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरे के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ग्रीन सब मनुष्यों के सद इच्छाओं के सामूहिक योग को ही सामान्य इच्छा मानता है।
स्वार्थपूर्ण इच्छा को वह समान इच्छा नहीं मानता है। यह कहता है कि जो स्वार्थपूर्ण इच्छा होती है, यह तो व्यक्तियों के खुद से संबंधित होती है, व्यक्तियों के स्व से संबंधित होती है, और यह व्यक्तियों तक ही सीमित रह जाती है, यह व्यक्ति के बाहर नहीं जाती है, समाज में नहीं जाती है, समाज में इसका कोई योगदान नहीं होता है। लेकिन जो सद इच्छा होती है या रियल विल होता है या यथार्थ इच्छा होती है, यह समान इच्छा से संबंधित होती है। तो ग्रीन सभी मनुष्यों के सद इच्छाओं के सामूहिक रूप से सामान्य इच्छा का मूर्त रूप मानता है, जो राज की मूल प्रेरणा है और सब कानूनों और विधियों का जननी है। यह सभी कानून का निर्माण करती है, सभी विधि का निर्माण करती है, और यही राज को नियंत्रित रखती है। यह सद इच्छा का सामूहिक योग है। इस प्रकार ग्रीन राज को एक नैतिक और सामान्य हित करने वाली संस्था मानने के साथ साथ एक बाध्यकारी कानून को निर्मित और कार्यान्वित करने वाली संस्था मानता है। यद्यपि समाज के सदस्य होने के कारण सभी व्यक्तियों का सामाजिक हित की सिद्धि में योग देना स्वाभाविक है, परंतु कुछ व्यक्ति स्वार्थपूर्ण इच्छा से भी प्रेरित हो सकते हैं। अतः ऐसे व्यक्तियों को सामाजिक हित के विरोध में कार्य करने से रोकने के लिए कानून निर्माण आवश्यक होता है, जिसके कारण राज का निर्माण आवश्यक होता है, जिसके कारण राज का जन्म होता है। यानी कि ग्रीन कहने का आशय यह है कि यह सद इच्छा मिलकर ही समान इच्छा का रूप धारण कर लेती है, और इस समान इच्छा में जितने भी लोग होते हैं सबका योगदान होता है। जितने भी लोग होते हैं सबका योगदान होता है, अर्थात जितने भी समाज के सदस्य होते हैं सब लोग समान इच्छा के निर्माण में योगदान करते हैं। सबके अंदर कुछ न कुछ सदिच्छाएं होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर सदिच्छा कम होती है या बिल्कुल नहीं होती है, स्वार्थपूर्ण इच्छा की प्रधानता होती है, तो वह व्यक्ति समाज निर्माण में व्यवधान उत्पन्न करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो सद इच्छा होती है वह समान इच्छा का रूप धारण कर लेती है, और वह ऐसे लोगों को नियंत्रित करने के लिए कानून बनाती है, विधि निर्माण करती है, और इसी कारण से राज का जन्म होता है। ग्रीन समान इच्छा को राज का आधार मानता है, परंतु प्रश्न यह पैदा होता है कि हर राज्य, चाहे वह जनतांत्रिक हो चाहे वह निरंकुश हो, समान इच्छा पर आधारित होती है। यानी कि हर राज्य समान इच्छा पर आधारित होती है। प्रजातंत्र में देख सकते हैं कि समान इच्छा पर आधारित होती है, जनतंत्र में देख सकते हैं कि जनतंत्र में देख सकते हैं कि जो शासन होता है वह समान इच्छा पर आधारित होती है। लेकिन क्या निरंकुश तंत्र में भी जो शासन होता है वह समान इच्छा पर आधारित होती है? ग्रीन इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है कि यद्यपि निरंकुश राज्य विकृत होते हैं, जो निरंकुश राज्य होते हैं वह विकृत होते हैं और जनता के आलस के कारण ही अपना अस्तित्व बनाए रखने में समर्थ होते हैं। निरंकुश राज्य विकृत होते हैं और वहाँ की जनता आलसी होती है, आलसी होने के कारण ही निरंकुश राज्य अपनी सत्ता बनाए रखने में समर्थ होते हैं। फिर भी व्यक्ति शाश्वत चैतन्य का अंश है। ग्रीन कहता है कि फिर भी व्यक्ति शाश्वत चैतन्य का अंश है, अतः इस कारण बुराइयों के साथ साथ व्यक्तियों में कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं। व्यक्तियों में बुराइयों के साथ साथ कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं, जो ऐसे राज्यों को पतन से बचाती हैं और उसे जिंदा रखती हैं। ग्रीन कहता है कि कुछ ऐसे भी राज्य हो सकते हैं जो विकृत होते हैं और वहाँ भी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी अंश में सामान्य इच्छा निवास करती है, जो उसकी शक्ति का कारण बनती है। यानी कि सभी लोग चाहते हैं तभी निरंकुश शासन होता है। यदि सभी लोग विद्रोह कर दें तो निरंकुश शासन का अंत हो जाएगा, निरंकुश शासन समाप्त हो जाएगा। इस तरह से वेपर कहते हैं, इस तरह से वेपर का कहना है कि एक तरफ ग्रीन रूसो के इस विचार का खंडन करता है कि विद्यमान राज्यों में सामान्य इच्छा पूर्णतया लुप्त है। इस तरह से वेपर का कहना है कि एक तरफ ग्रीन रूसो के इस विचार का खंडन करता है कि विद्यमान राज्यों में सामान्य इच्छा पूर्णतया लुप्त है, तो दूसरी तरफ हीगल के इस विचार का भी खंडन करता है कि विद्यमान राज्यों में विधियां सामान्य इच्छा की पर्यायवाची हैं। विद्यमान राज्यों में विधियां ही सामान्य इच्छा की पर्यायवाची हैं। विद्यमान राज्यों में विधियां सामान्य इच्छा की पर्यायवाची हैं। ग्रीन इन दोनों के मध्य का मार्ग ग्रहण करता है। ग्रीन इन दोनों के मध्य का मार्ग अपनाता है, ऑस्टिन और रूसो के। रूसो और ग्रीन इन दोनों के मध्य ग्रीन इन दोनों के मध्य मार्ग
को ग्रहण करता है, यानी कि हीगल और रूसो के बीच का मार्ग ग्रहण करता है। तो इस तरह से सामान्य इच्छा जो होती है, दो प्रकार की इच्छा होती है, स्वार्थपूर्ण इच्छा होती है, सदिच्छा होती है। सदिच्छा में लोक कल्याण की भावना निहित होती है। सदिच्छा में क्या होती है, इसमें लोक कल्याण की भावना निहित होती है, यानी कि व्यक्ति अपना तो भला चाहता ही है, साथ ही साथ वह लोगों का भी भला चाहता है। जब लोगों का भला चाहता है तो वह सामान्य इच्छा होगी। सभी लोग इसी प्रकार का सोचते हैं, सबके अंदर सदिच्छा निवास करती है, तो यही सदिच्छा मिलकर सामान्य इच्छा का निर्माण करती है। और सामान्य इच्छा के द्वारा राज्य का जन्म होता है, जो सामान्य इच्छा ही अधिकारों की जननी है, राज्य का निर्माता है। सामान्य इच्छा ही राज्य को शक्ति प्रदान करती है और राज्य जनता में समन्वय संतुलन स्थापित करने के लिए विधि का निर्माण करता है, जिससे जनता शांतिपूर्वक निवास करती है। आइए देखते हैं ग्रीन के अनुसार राज्य के कार्य। अब चूंकि सामान्य इच्छा के द्वारा ही राज्य का निर्माण होता है, तो राज्य का निर्माण तो हो गया, तो राज्य को कौन कौन से कार्य करने चाहिए, इस संबंध में ग्रीन अपना विचार प्रकट करता है। ग्रीन के अनुसार राज्य का कार्य मनुष्य का नैतिक उत्थान करके उसे शुभ जीवन को व्यतीत कर सकने योग्य बनाना है। यानी कि राज्य का कार्य क्या है, नैतिक उत्थान करना, व्यक्तियों का नैतिक उत्थान करना और सद जीवन के प्राप्ति में सहयोग देना। सद जीवन के प्राप्ति में सहयोग देना, यह राज्य का महत्वपूर्ण और अंतिम कार्य है। इसलिए ग्रीन कहता है कि राज्य को केवल वे ही कार्य करने चाहिए जो इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक हो। नैतिक उत्थान से उसका तात्पर्य व्यक्ति को ऐसी स्थिति में लाना है जिसमें वह स्वयं स्वतंत्रता पूर्वक निर्धारित कार्यों को दूसरों के प्रति कर्तव्यों की भावना से प्रेरित होकर करे। यानी कि दूसरों के प्रति कर्तव्यों की भावना से प्रेरित होकर करे, यानी कि वह अपने स्वतंत्रता का उपभोग तो करता ही रहे, साथ ही साथ वह ऐसे कर्तव्यों को भी देखे कि दूसरों के स्वतंत्रता में हस्तक्षेप न हो। यानी कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति अपने कर्तव्यों का स्वेच्छा से पालन करे और किसी बाहरी शक्ति के भय से नहीं। व्यक्ति अपने कर्तव्यों का स्वेच्छा से पालन करे, किसी बाहरी दबाव के कारण या किसी बाहरी भय के कारण नहीं करे। तो ग्रीन राज्य के दो प्रकार के कार्य बताता है। पहला है नकारात्मक कार्य और दूसरा है सकारात्मक कार्य। नकारात्मक कार्य और सकारात्मक कार्य। नकारात्मक दृष्टि से वह चाहता है कि राज्य व्यक्ति को वह कार्य करने में समर्थ बनाए जो करने योग्य है। यानी कि नकारात्मक कार्य क्या है, व्यक्ति को उस कार्य को करने में समर्थ बनाए जो करने योग्य कार्य हैं, उन्हीं करने योग्य कार्यों को करने में समर्थ बनाए, यह नकारात्मक कार्य है। और व्यक्ति के कार्य में जो बाधाएं आए उस बाधाओं को दूर करना, यानी कि बाधाओं को दूर करना, यह राज्य के नकारात्मक कार्य है, बाधाओं को दूर करना। जैसा कि ग्रीन कहता है कि राज्य का कार्य क्या है, व्यक्ति के नैतिक विकास में आने वाली बाधाओं को दूर करना, यानी कि बाधाओं पर बाधा बनना, यह राज्य के कार्य हैं। कि व्यक्ति के नैतिक विकास में आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं उस बाधाओं पर अवरोध उत्पन्न करना, यानी कि उस बाधाओं को दूर करना है। जबकि वह सकारात्मक दृष्टि से चाहता है कि नैतिक विकास के लिए जहां तक उपयुक्त हो वहां वह व्यक्ति के कार्यों में हस्तक्षेप करके वह व्यक्तियों को नैतिक विकास के लिए तैयार करे। ग्रीन कहता है यदि व्यक्ति के नैतिक विकास हेतु किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न होती है या किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होता है या ऐसा महसूस होता है तो राज्य को बल का भी प्रयोग करना चाहिए, बेहिचक इसके लिए बल का प्रयोग करना चाहिए। नैतिक विकास के संबंध में ग्रीन कहता है कि राज्य तो केवल बाह्य परिस्थितियां ही प्रदान कर सकता है। राज्य क्या कर सकता है, केवल बाह्य परिस्थितियां ही प्रदान कर सकता है, वह आंतरिक दृष्टि से हस्तक्षेप करके उसे नैतिक बनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। यानी कि राज्य हमको ऐसी परिस्थितियां दे सकता है, जबरदस्ती हमको नैतिक बनने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। हम अनैतिक बनना चाहते हैं तो राज्य इसमें कुछ नहीं कर सकता है। यह हमारी इच्छा के ऊपर है कि हमारी इच्छा हमारे अंदर किसकी प्रधानता है, सद इच्छा की प्रधानता है या फिर स्वार्थपूर्ण इच्छा की प्रधानता है।
यदि सद इच्छा की प्रधानता होती है तो हम नैतिक बनते हैं, यदि स्वार्थपूर्ण इच्छा की प्रधानता होती है तो हम अनैतिक बनते हैं। तो मनुष्य की प्रकृति में अंतर होता है, उनके स्वभाव में अंतर होता है, हम उनके स्वभाव को बदल नहीं सकते हैं, उनको हम सुविधाएं दे सकते हैं। तो राज ऐसी सुविधाएं प्रदान करता है लोगों को कि लोग अपना विकास करें, और जब कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाता या अपना विकास नहीं कर पाता है तो इसमें राज का कोई योगदान नहीं है। ग्रीन कहता है कि व्यक्ति का नैतिक विकास तभी हो सकता है जब व्यक्ति स्वेच्छा से अपने कर्तव्यों को अनुभव करे और उन्हें पूर्ण करने के लिए उसको प्रेरित करे। व्यक्ति का नैतिक विकास कब हो सकता है? जब हम स्वेच्छा से चाहेंगे, तभी हमारा नैतिक विकास हो सकता है। यानी कि सत्य बोलना है। हम सत्य नहीं बोलेंगे तो हमारा नैतिक विकास नहीं हो सकता है। हम झूठ पे झूठ बोलते जाएंगे, लेकिन जब सत्य बोलना शुरू कर देंगे तो हम नैतिक मानव बन जाएंगे। तो इसमें व्यक्ति की स्वयं की इच्छा कार्य करती है नैतिक बनने में, किसी राज्य की या किसी अन्य व्यक्ति की इच्छा काम नहीं करती है। किसी अन्य व्यक्ति या अन्य शक्ति के द्वारा व्यक्ति नैतिक नहीं बन सकता है। यह उसकी अंतःप्रेरणा होती है, अंतःप्रेरणा कार्य करती है कि वह सकारात्मक रूप से विचार करें या नकारात्मक रूप से विचार करें। यानी कि वह एक दैवी जीवन व्यतीत करे या असुरीय जीवन या दानवी जीवन व्यतीत करे, यह व्यक्ति की अपनी अंतःप्रेरणा कार्य करती है। तो इस तरह से ग्रीन केवल राज्य के कार्यों को नैतिक उत्थान तक ही सीमित रखना चाहता है। वह अधिक राज्यों के कार्यों के बारे में विश्लेषण नहीं करता है। वह कहता है कि राज्य का कार्य क्या है? नैतिक उत्थान करना, नैतिक विकास करना, नैतिक निर्माण तक ही वह राज्य के कार्यों को सीमित रखना चाहता है। फिर भी ग्रीन ने राज्य के कार्यों के संबंध में कुछ वर्णन किया है। उसने पहला कार्य बताया है राज्य का कि परिस्थितियों का निर्माण करना। व्यक्ति के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जिनमें व्यक्ति का नैतिक विकास हो सके। व्यक्ति के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करे जिसमें व्यक्ति का नैतिक विकास करे। और दूसरा कार्य है कि व्यक्ति के लिए ऐसे साधन उपलब्ध कराए जिनमें व्यक्ति का नैतिक और चारित्रिक विकास हो सके, तीसरा, दंड की व्यवस्था करना। चूंकि सभी व्यक्ति एक तरह से नहीं होते हैं, सभी व्यक्ति नैतिक नहीं हो सकते हैं, कुछ अनैतिक होते हैं। तो अनैतिक व्यक्तियों के लिए दंड की व्यवस्था की जानी चाहिए। अर्थात ग्रीन कहता है कि ऐसे लोगों के लिए दंड की व्यवस्था करना जो नैतिक नियमों में बाधक हों। ऐसे व्यक्ति जो नैतिक नियमों में बाधा उत्पन्न करते हैं उनके लिए दंड की व्यवस्था करना। फिर ग्रीन कहता है कि शिक्षा का प्रसार करना यह राज्य का कार्य है, क्योंकि जब तक शिक्षा का प्रसार नहीं किया जाएगा तब तक लोगों का नैतिक विकास नहीं हो सकता है। शिक्षा का व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए, अज्ञानता को दूर किया जाना चाहिए। लोगों के जो अंदर अज्ञानता है उस अज्ञानता रूपी आवरण को शिक्षा के माध्यम से हटाया जाना चाहिए। वह कहता है कि राज्य का कार्य क्या है? जन कल्याण करना, अधिक से अधिक जन कल्याण करना। और इस जन कल्याण हेतु जितनी भी बुराइयां हैं, जैसे कि मद्यपान यानी कि शराब पी और जुआ खेलना, इन दो चीज़ों को ग्रीन बहुत ही घृणित कार्य मानता था। वह चाहता था कि राज्य ऐसा कानून बनाए कि शराबबंदी लागू हो जाए, मद्यपान का निषेध हो, जुआ खेलना बंद हो, क्योंकि इनके द्वारा समाज जो होता है वह विकृत हो जाता है। वह व्यक्ति अपने परिवार को नहीं पाल सकता है, अपने बच्चों को नहीं पाल सकता है। जो शराबी हो जाता है या जो जुआ खेलता है, जुआ में वह अपना सारा धन लगा देता है, उसके पास कुछ नहीं बचता है। यहाँ तक वह बीवी और बच्चों को भी जुआ में दांव पर लगा देता है। तो सामान्य इच्छा और जन कल्याण में प्रतिरोध उपस्थित करने वाले मद्य निषेध हेतु कानून लागू करना यह राज्य का कर्तव्य है। राज्य को यह अधिकार है कि वह अपने नागरिकों की मादक वस्तुओं में क्रय विक्रय की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दे या पूर्ण रूप से समाप्त कर दे। यानी कि जो मद्यपान को बेचना और खरीदना दोनों पर वह प्रतिबंध लगा दे। न शराब बेची जाए, न शराब खरीदी जाए। फिर वह कहता है ग्रीन कि व्यक्तियों की संपत्ति की रक्षा करना। ग्रीन संपत्ति को आवश्यक मानता है। वह कहता है कि व्यक्ति का नैतिक विकास तभी हो सकता है जब व्यक्ति के पास संपत्ति हो। संपत्ति एक साधन होता है।
जो व्यक्ति के व्यक्ति का नैतिक विकास करते हैं। संपत्ति के अभाव में व्यक्ति अपना नैतिक विकास नहीं कर सकता है, न तो वह आत्मिक विकास कर सकता है, न शारीरिक विकास कर सकता है, न चारित्रिक विकास कर सकता है, और न ही सर्वांगीण विकास संपत्ति के द्वारा हो सकता है। तो संपत्ति आवश्यक चीज़ है जिसके द्वारा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। तो राज्य को चाहिए कि व्यक्तिगत संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करे और भूमि नियंत्रण लागू करे। वह भूमि नियंत्रण भी लागू करने के पक्ष में होता है। वह कहता है कि राज्य के द्वारा भूमि नियंत्रण कानून लाए जाने चाहिए, भूमि नियंत्रण कानून लाए जाने चाहिए। यानी कि ग्रीन जो था वह बड़े बड़े पूंजीपतियों के पक्ष में नहीं था, बड़े बड़े जमींदारों के पक्ष में नहीं था। वह कहता था कि जमीन जो है वह छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दी जाए और छोटे छोटे जमींदारों को दे दी जाए। ग्रीन कहता है कि जमीन के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए जाएं और छोटे छोटे जमींदारों को बांट दी जाए, जिससे कि अधिकांश लोग संपत्ति का उपभोग कर सकें, क्योंकि संपत्ति सबके लिए अनिवार्य होती है। ग्रीन संपत्ति की अत्यधिक विषमता नहीं चाहता था। वह विषमता तो चाहता था लेकिन बहुत बड़ी विषमता नहीं चाहता था। वह कहता है कि समाज में संपत्ति की विषमता होनी चाहिए, लेकिन इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए कि एक व्यक्ति भूखा रह जाए और एक व्यक्ति पूंजीपति बन जाए। तो वह संपत्ति के असमानता का समर्थन करता है। असमानता का समर्थन करते हुए कि वह कहता है कि समाज में जिसका जो योगदान है यानी कि जो समाज में जिसका जो योगदान है या जो व्यक्ति जिस योग्य है वह उस योग्य पदों पर बैठे। यदि वह विद्वान है तो विद्वान के पद पर बैठे, यदि वह श्रमिक वर्ग का कार्य करना चाहता है, श्रमिक की योग्यता रखता है तो वह श्रमिक का कार्य करे। यानी कि असमानता का वह पक्षधर होता है, संपत्ति की बहुत अधिक समानता नहीं चाहता है। फिर ग्रीन कहता है कि राज्य का कार्य क्या है? विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य स्थापित करना, विभिन्न वर्गों के बीच सामंजस्य एवं समन्वय स्थापित करना, सामंजस्य और समन्वय स्थापित करना, और बहुसंख्यक वर्ग के लाभ के लिए कार्य करना, नैतिकता की अभिवृद्धि और प्रत्यक्ष रूप में बल प्रयोग करना। वह कहता है कि राज्य का कार्य क्या है? नैतिकता की अभिवृद्धि, नैतिकता की वृद्धि। राज्य का कार्य होना चाहिए कि वह अधिक से अधिक नैतिकता की वृद्धि करे। वह कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित करना यह राज्य के कार्य हैं। युद्ध का विरोध करना यह राज्य का कार्य है। तो इस तरह से ग्रीन विभिन्न कार्यों को बताता है कि राज्य को कौन कौन से कार्य करने चाहिए जिससे कि नैतिकता का प्रसार हो सके, नैतिकता की स्थापना हो सके, व्यक्ति का नैतिक विकास हो सके और राज्य नैतिक बन सके। तो इस वीडियो में मैंने आपको टी.एच. ग्रीन के संप्रभुता संबंधी विचार, सामान्य इच्छा संबंधी विचार और राज्य के कार्य के बारे में और ग्रीन द्वारा प्रतिपादित राज्य के कार्यों के बारे में बताया। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।